हम तकरीबन 6 चैप्टर के एंड पे थे, विच इज़ अबाउट परचेजिंग पावर पैरिटी थेरी। इसको हम काफ़ी डिटेल में देख चुके हैं। हमने, अगर आपको अब याद नहीं होगा, लेकिन ओवर वैल्यूएशन एंड अंडर वैल्यूएशन आर व्हाट it is meant by the terms when we say that any exchange rate is overvalued or it is undervalued. Exchange rate between two currency prevails at different rates between any two currencies. So when we will say that this exchange rate is overvalued or this exchange rate is undervalued. There are two reference. One is exchange rate. We have to understand with the reference to the purchasing power parity theory exchange rate. ये परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो कि हमने डिटेल में पीछे पढ़ी है, वो जो एक्सचेंज रेट सजेस्ट करती है, अगर तो दो करेंसीज के दरमियान वो एक्सचेंज रेट प्रिवेल करता है तो आप कहेंगे इट्स ओके। अगर उससे ज़्यादा तो आप कहेंगे करेंसी ओवर वैल्यूएड है, और अगर उससे कम है तो आप कहेंगे अंडर वैल्यूड है। मीन के कोई एक्सचेंज रेट आप कैसे डिसाइड करेंगे जब आप टर्मिनोलॉजी में यूज़ करते हैं। दूसरा मतलब आप उसको परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट से कंपेयर करें। परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आपको, जैसा कि आपने पढ़ा था कि होता क्या है कि इट इज़ द एक्सचेंज रेट दैट इक्वलाइज द कास्ट ऑफ अ मार्केट बास्केट ऑफ गुड्स बिटवीन टू कंट्रीज। इससे कम या ज़्यादा हो तो आप ये कहेंगे कि एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है। एक सेकंड रेफरेंस कि आप ये कब कह सकते हैं कि एक्सचेंज रेट ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड है, व्हेन the exchange rate is different from the exchange rate which is required to keep the balance in the current account. अगर आपके करंट अकाउंट में सरप्लस है या डेफिसिट है तो आप ये कहेंगे कि आपका एक्सचेंज रेट वो नहीं है जो अगर होता तो आपके एक्सचेंज रेट से डेफिसिट या सरप्लस, आपके करंट अकाउंट से डेफिसिट या सरप्लस खत्म हो जाता। तो ये दो रेफरेंस हैं। अब अगर हम फर्स्ट रेफरेंस कंसिडर करें कि ओवर और अंडर वैल्यूड एक्सचेंज रेट विद रिस्पेक्ट टू द परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी, तो एक्सचेंज रेट होना क्या है, दैट the purchasing power parity rate is defined as the rate that equalizes the cost of a market basket of goods between two countries. The purchasing power parity rate between Mexican pesos से हमारी यही एग्जांपल चली आ रही है, peso and the US dollar क्या होना चाहिए according to the purchasing power parity theory, that cost of basket of goods in terms of peso in Mexico, cost of basket of goods in dollar, इन दोनों को आप जो रेशो आएगी वो आपका एक्सचेंज रेट होना चाहिए। लेकिन अगर आपका जो करंट एक्सचेंज रेट है या उसे आप स्पॉट एक्सचेंज रेट कहें, इफ़ इट इज़ हायर देन द परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, तो आप ये कहेंगे कि आपकी जो करेंसी है वो ओवर वैल्यू है, वो उस रेशो ऑफ कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स को प्रेजेंट नहीं करती। अगर आप वो सारी ये हमने पीछे किया था पिछली क्लास में, इन टर्म्स को यूज़ करें, यहाँ पे परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट जो है वो कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स की रेशो के इक्वल है, वो वैल्यूज पुट करके इसको टर्म को इधर लेफ्ट साइड पे आप लेके जाएं तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज हायर देन आपकी राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब ये है कि कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर है, लेकिन उसे आप एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास इन टर्म्स ऑफ पैसोज आ जाए, वो हायर हो देन द कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स इन मैक्सिको इन टर्म्स ऑफ पैसोज। इसका मतलब क्या है कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स जो सी है वो यूएसए में हायर मिल रही है, तो ज़्यादा प्राइस पे मिल रही है। इसका मतलब क्या है कि डॉलर इज ओवर वैल्यूड। जब एक करेंसी ओवर वैल्यूड, इसका मतलब क्या है कि दस एन ओवर वैल्यूड करेंसी विल बाय मोर इन अदर कंट्री। जिस कंट्री की करेंसी ओवर वैल्यूड होगी वो दूसरे कंट्री में ज़्यादा गुड्स परचेज करेगी, आपकी अपने कंट्री में उस कंट्री में जिसकी करेंसी है वो कम गुड्स परचेज करेगी। एंड एन अंडर वैल्यू करेंसी विल बाय लेस इन अदर कंट्रीज। ये मतलब है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन। नेक्स्ट आप ये कहते हैं कि इज ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन इज गुड और बैड। तो ये अब डिपेंड करता है, अगर आप टूरिस्ट हैं, आप दूसरे कंट्री में जाते हैं, आपकी करेंसी ओवर वैल्यूड है, आपको चीज़ें वहाँ पे कम प्राइस पे मिलती हैं तो आपको लगेगा कि नहीं मेरे लिए फ़ायदे की बात है। लेकिन अगर एक एक्सपोर्टर है और उसकी करेंसी उसके कंट्री की ओवर वैल्यूड है, तो वो जो गुड्स एक्सपोर्ट करता है वो दूसरे कंट्रीज़ के लिए एक्सपेंसिव होंगी, वो उसको कम परचेज़ करेंगे, डिमांड कम होगी, उसका प्रॉफिट कम होगा। सो ये सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है कि आप ओवर वैल्यूएशन या अंडर वैल्यूएशन को अच्छा समझ रहे हैं या बुरा। इसके अलावा विद रिस्पेक्ट टू द करंट अकाउंट, कि आप ये कहते हैं कि करेंसी ओवर वैल्यू या अंडर वैल्यू है, कि अगर आपकी करंट अकाउंट में, आप एज्यूम करें फाइनेंशियल अकाउंट है ही नहीं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट जो है उसका कोई रोल ही नहीं है एक्सचेंज रेट प्ले करने, एक्सचेंज रेट में।
देन आप ये कहते हैं कि आपके जो करंट अकाउंट में सरप्लस आ रहा है, उसकी रीज़न जो सी है कि आप उसको अपनी करेंसी को यहाँ अंडर वैल्यू करें या ओवर वैल्यू करें ताकि आपका एक्सचेंज रेट मेंटेन रहा है। तो अगर आपका बहुत ज़्यादा डेफिसिट चल रहा है तो अगर आप अपनी करेंसी को अंडर वैल्यू करें या उसको डेप्रिशिएट करें तो मे बी कि आपका वो जो डेफिसिट है वो कवर हो जाए। तो आपका कोई भी ऐसा एक्सचेंज रेट जो कि बिल्कुल उस बैलेंस के इक्वल नहीं है तो आप कह देते हैं कि आपकी करेंसी या अंडर वैल्यू है या ओवर वैल्यूड है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है कि को जब समटाइम जब इकोनॉमिस्ट कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्सचेंज रेट हो जो आप रखें तो आपका जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो बिल्कुल बैलेंस हो जाए। तो उसमें आपको बहुत से फैक्टर्स और देखने पड़ते हैं, आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट देखना पड़ता है, इसके अलावा और जो वेरिएबल्स रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब भी उन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज होती है तो एक एक्सचेंज रेट जो कि आपकी करंट अकाउंट को बैलेंस रखेगा वो उसकी वैल्यू हर बार चेंज हो जाएगी। कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होगी कि अच्छा ये हो तो आपका एक्सचेंज रेट अब बिल्कुल करेक्ट है। Thus, there is not one exchange rate value that will balance the trade. Instead, there is a different exchange rate value that will balance the trade in each and every alternative circumstances. Indeed, even the current exchange rate, whatever that is, can balance the trade if other factors change appropriately. कि आप एक्सचेंज रेट चेंज ना भी करें तो आपके अदर फैक्टर्स चेंज हो तो आपका करंट अकाउंट जो है वो बैलेंस में हो सकता है। और इसमें जो नेक्स्ट बात है वो ये है कि जब आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट हो तो वो आपकी सप्लाई एंड डिमांड की फोर्सेस को जहाँ पे इक्विलिब्रियम में होती हैं उस जगह पे आपका फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट खुद ब खुद एडजस्ट कर देता है। तो वो एक वैल्यू जो है प्रॉपर वैल्यू है, उससे आप नहीं कह सकते कि इसको कम होना चाहिए ज़्यादा। हाँ, इन फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में समटाइम ये होता है कि कुछ कंट्रीज पर्पजली अपनी इंडस्ट्री करेंसी को अंडर वैल्यू रखते हैं ताकि उनकी एक्सपोर्ट जो होती हैं वो ज़्यादा हों, या कुछ कंट्रीज उन्हें ओवर वैल्यू रखते हैं। उस सिचुएशन में आप ये कह सकते हैं कि अच्छा आपके अगर करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा सरप्लस है तो आप उसे रिड्यूस करना चाहते हैं तो आप अपनी करेंसी जो सी है उसको आपने अंडर वैल्यू किया हुआ है उसको आप उसकी वैल्यू को रिस्टोर करें। So a currency can be overvalued or undervalued with respect to the two references, the value that would satisfy purchasing power parity or the value that would generate the current account balance. Next, आपकी जो टर्म्स है ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन सजेस्ट दैट देयर इज अ प्रॉपर वैल्यू ऑफ द एक्सचेंज रेट, हाउएवर देयर आर ऑफन वैलिड रीजन व्हाई एक्सचेंज रेट विल नॉट कन्फर्म टू द पीपीपी मीन परचेजिंग फॉर पैरिटी और व्हाई ट्रेड इम्बैलेंस विल persist. And third, in a floating exchange rate system, the proper exchange rate can be said the rate that equalize the supply and demand of the currency. So under this notion, there can never be an over or undervalued exchange rate. नेक्स्ट हमने शुरू में पढ़ा था कि परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी एक तो एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन थ्योरी है, दूसरा इट इज यूज फॉर द क्रॉस कंट्री कंपैरिजन। और इसका ये रोल जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आईएमएफ वर्ल्ड बैंक में जितने भी फिगर्स यूज होते हैं उनमें परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट यूज किया जाता है डिफरेंट वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। इसमें उसने एग्जांपल दी हुई है कि आप एग्जांपल लें इन 2004 में जीडीपी की कि यूएसए में क्या है और चाइना में क्या है। अब अगर उसको उसके बाद आप लेने के बाद जो भी आपके पास वैल्यू है ये आप पॉपुलेशन कंसीडर करें। 290 मिलियन पीपल यूएसए में हैं जबकि कितने लोग चाइना में हैं। उनकी जीडीपी को आप उनके पॉपुलेशन से डिवाइड करें तो आपके पास आ जाती है पर कैपिटा जो जीडीपी है 41,000 के करीब है ये डॉलर यूएसए में। और चाइना में ये आ जाएगी अगर आप उनकी जीडीपी को डिवाइड करें उनकी पॉपुलेशन से तो 11,500 जुआन। लेकिन वो उनकी चूंकि उनकी करेंसी में है ये और ये डॉलर की करेंसी में, तो आप इन दोनों वैल्यू को कंपेयर करके नहीं बता सकते कि किस कंट्री के लोगों की करेंसी जो सी है सॉरी पर कैपिटा इनकम जो सी है वो ज़्यादा है। इसके लिए पहले तो सिंपलेस्ट अप्रोच यानी कि अगर परचेजिंग पर पैरिटी अप्रोच आप यूज़ ना करें, सिंपल दूसरी अप्रोच क्या है कि आप स्पॉट एक्सचेंज रेट को यूज़ करें। इन 2004 में स्पॉट एक्सचेंज रेट था 8.28 युआन का एक डॉलर मिल रहा था। इस तरह जब आप कन्वर्ट किया आपने तो अब आपके पास इन टर्म्स ऑफ डॉलर क्या आ गया कि चाइना में पर कैपिटा जीडीपी थी 1390 डॉलर, जबकि यूएसए में क्या थी 41,000 डॉलर पर पर्सन। अब ये जो है इसमें 30 टाइम्स हायर है यूएसए में एज कम्पेयर टू द चाइना। लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो क्या है कि कोई भी यूएस से ट्रैवलर अगर चाइना जाए और वो कंपेयर करे तो ये देख लेगा कि चाइना में चीज़ें यूएस से की निस्बत बहुत चीपर हैं। तो इसका मतलब है कि अगर उनकी इनकम में फ़र्क भी है तो अगर वहाँ पे चीज़ें गुड्स चीपर मिल रही हैं तो इसका मतलब है कि वो जो गुड्स परचेज कर सकते हैं उस इनकम के साथ वो कुछ ज़्यादा है।
लेकिन फिर भी आप एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि पर कैपिटा इनकम कंपेयर करने का पर्पस ये होता है कि आप ये देखें कि किस कंट्री के लोग ज़्यादा वेल ऑफ हैं, वो कितनी चीज़ें खरीद सकते हैं। उसके लिए अब आपके पास असल जो सोल्यूशन है वो क्या है कि ए सोल्यूशन इज फाउंड इन परचेजिंग पावर पैरिटी, कि व्हेन प्राइसेस ऑफ सिमिलर गुड्स आर डिफरेंट एज डिस्क्राइब्ड इन द प्रीवियस पैराग्राफ, के इस पूरे चैप्टर में हम ये पढ़ते रहे हैं कि सेम गुड्स हैव डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट कंट्रीज, वी वुड से दैट यूनाइटेड स्टेट डॉलर इज ओवरवैल्यूड विद रिस्पेक्ट टू द yuan and with respect to the purchasing power parity. So at the same time, we say that yuan is undervalued. One way to reach the comparable value of goods and services between the country is to apply the purchasing power parity exchange rate. कि आप सेम बास्केट ऑफ फूड लें, उसकी yuan में जो प्राइस है उसको मतलब देखें कि उसकी क्या कास्ट है, डिवाइडेड बाय आप उसको जो डॉलर में उसकी कास्ट है इज शुड बी इक्वल टू स्पॉट एक्सचेंज या परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आपके पास आ जाएगा उस रेशो को कंपेयर करने से। और वो जो एक्सचेंज रेट आ जाएगा उससे आप फिर कन्वर्ट कर लें अपनी जो करंट इनकम आ रही है या पर कैपिटा इनकम। इसकी एग्जांपल यूँ है कि पहले आपने एक कास्ट ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स yuan की ली, उसको सेम बास्केट ऑफ गुड्स की प्राइस इन टर्म्स ऑफ डॉलर देखी, वो जो रेशो आई वो 1.85 थी 2004 में। अब आप इस एक्सचेंज रेट को यूज़ करें और फिर पर कैपिटा इनकम कन्वर्ट करें, वो थी कितनी 11,500 थी, एंड कन्वर्ट टू द डॉलर विद द परचेजिंग पावर पैरिटी रेट, तो आपके पास क्या आ गई 6,250 पर पर्सन। अब भी ये जो सी है चाइना की कम है, लेकिन अब इसको आप प्रॉपर कंपेयर कर सकते हैं। एज कंपेयर टू द प्रीवियस वैल्यू, इसमें भी ये डिफरेंस तो मौजूद है कि यूएसए की जो पर पर्सन पर कैपिटा इनकम है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू चाइना, लेकिन अब वो डिफरेंस इतना नहीं रहा जितना पहले था। और ये जो हमने कन्वर्जन की है उसका पर्पस क्या था कि पहले हमारे पास पर कैपिटा इनकम आ रही थी 11,500 युआन, वो अब हमारे पास है 6,250 डॉलर। और इस बात का मतलब ये है कि 11,500 युआन विल बाई अ बंडल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन चाइना दैट वुड कास्ट, जिसको जो कि यूएसए में $6,250 का मिलेगा। तो अब आप उनकी जो पर कैपिटा इनकम है उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब भी कंपैरिजन में ये है कि चाइना की पर पर्सन इनकम 6,250 यानी $6,250 है, जबकि यूएसए की 41,400 डॉलर है। इट इज़ नॉन द लेस 4.5 टाइम हायर देन यूजिंग द स्पॉट एक्सचेंज रेट। स्पॉट एक्सचेंज रेट में ये आ रही थी 1,390 डॉलर, जो कि अब 6,250, मतलब चाइना के लोगों की पर कैपिटा इनकम जितनी स्पॉट एक्सचेंज रेट यूज़ करने से कम लग रही थी उतनी कम नहीं है। अगर आप ये देखें कि अपने कंट्री में उन पैसों से वो क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, और इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, कन्वर्जन के लिए परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं। शुरू में एक बच्चे ने एक क्वेश्चन भी उठाया था, तो ये वो तरीका है और ये इसके पीछे थ्योरी है। द परचेजिंग पावर पैरिटी कन्वर्जन मेथड हैज़ बिकम द स्टैंडर्ड मेथड यूज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड अदर इन मेकिंग क्रॉस कंट्री कंपैरिजन ऑफ जीडीपी, जीडीपी पर कैपिटा एंड एवरेज इनकम एंड वेजेस। सब कंट्रीज में रैंकिंग के लिए ये तरीका अब ये आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से यूज़ होता है। और ये आगे टेबल दिया हुआ है जिसमें है कि यूएसए, अगर आप इसका करंट एक्सचेंज रेट यूज़ करें या आप परचेजिंग पावर पैरिटी यूज़ करें, तो चूंकि इंटरनेशनल करेंसी हमने डॉलर ही ली हुई है तो ये तो सेम ही रहेगा। जापान के अगर आप करंट एक्सचेंज रेट यूज़ करते हैं तो जीडीपी आ रही है रैंकिंग 4,909, जबकि अगर आप और थर्ड नंबर पे चाइना की आ रही है। लेकिन अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी से कन्वर्ट करें तो चाइना जो सा वो सेकंड नंबर पे चला गया और जापान थर्ड पे। ये दिए हैं 2008 की। आप करंट उठा के देखें तो चाइना जो सा इट विल बी ऑन द, अगर आप परचेजिंग पावर पैरिटी रेट यूज़ करें तो ये पहले नंबर पे होगा। अब बच्चों हमारा ये आज का चैप्टर खत्म हो गया। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क।